हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस विथ पूजा में स्वागत है। कल की क्लास में हमने जो है कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चंस में। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण को लिखना है। हमें क्या करना है, हमें संतुलित समीकरण को लिखना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर अभी जो है समीकरण नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर जो है वो शब्दों में लिखा हुआ है। उसको हमें क्या बनाना है, उसको हमें समीकरण बनाना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बोला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बोला है। तो यहाँ पर हम CO2 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या बोला है, क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, ठीक है। CaCO3 ये होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या बना रहा है हमारा, वाटर बना रहा है, ठीक ना। तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं वाटर H2O। अब इसको देखते हैं ये क्या बोला है, संतुलित भी कर रहा है। इस सम को ये रासायनिक समीकरण को हमको लिखना भी है, पहले जो शब्दों में दिया हुआ है उसे हमको समीकरण के रूप में लिखना है और साथ साथ क्या करना है, संतुलित भी करते हुए चलना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद लिखा था कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमने यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड लिख लिया। उसके बाद क्या प्रोडक्ट बन रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था। तो हमने यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट लिख लिया। और यहाँ पर बना हमारा जल, तो हमने जल को भी लिख लिया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या करना होता है। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो लेफ्ट साइड में जो अभिकारक होता है हमारा और राइट साइड का जो प्रोडक्ट होता है उसमें जो परमाणुओं की संख्या है वो बराबर है या नहीं, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कैल्शियम को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कैल्शियम तो जो है लेफ्ट साइड में 1 दिख रहा है, ठीक है। तो राइट साइड में यहाँ पर भी देखते हैं। चलिए कैल्शियम क्या है, यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है, यानी कि दोनों साइड कैल्शियम क्या है, बराबर है, ठीक है। अब हम देखते हैं कार्बन को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं, कार्बन को। तो देखते हैं लेफ्ट साइड में कार्बन हमारे पास कितना है, 1 देखने को मिल रहा है। और राइट साइड में कार्बन हमें कितना देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी हमें कार्बन 1 देखने को मिल रहा है। मतलब दोनों साइड में क्या है, कार्बन 1 है, यानी कि बराबर है, बैलेंस है। अब देख लेते हैं हम हाइड्रोजन को, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दिख रहा है। और लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 2 है। और राइट साइड में भी हमें हाइड्रोजन 2 देखने को मिल रहा है। तो क्या है, हाइड्रोजन भी दोनों साइड क्या है, बराबर है, यानी कि बैलेंस है। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इधर क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2, यानी कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, लेफ्ट साइड में हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो है यहाँ पर 1 2 2 4 हो गया। और राइट साइड में हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए 3 देखने को मिल रहा है, O3 लिखा है। और यहाँ पर एक पानी में जो ऑक्सीजन है वो, तो मतलब ऑक्सीजन भी लेफ्ट साइड में 4 है और राइट साइड में भी ऑक्सीजन 4 है, यानी कि ये जो समीकरण है वो क्या है, बैलेंस हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बना रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी बना रहा था। तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या है, बैलेंस है, ठीक है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। जिंक लिखा हुआ है और सिल्वर नाइट्रेट। तो चलिए देख लेते हैं जिंक को। यहाँ पर जिंक लिख लेते हैं। फिर क्या बोल रहा है, सिल्वर नाइट्रेट बोल रहा है। तो सिल्वर नाइट्रेट लिखते हैं AgNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, होल। तो वैसे तो लिखने ऐसा ही लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, AgNO3, क्योंकि Ag में क्या होते हैं, इसकी संयोजकता +1 होती है, ठीक है। तो क्या लिखें, जिंक लिख लिया हमने एज इट इज, सिल्वर नाइट्रेट लिख लिया। इसके बाद क्या प्रोडक्ट बन रहा है, जिंक नाइट्रेट बन रहा है। क्या बन रहा है, जिंक नाइट्रेट बन रहा है। तो क्या बनेगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस बनेगा, क्योंकि Zn की क्या है, संयोजकता +2 होती है, ठीक। और क्या बन रहा है हमारा, और सिल्वर बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये समीकरण हुआ, ये क्या हुआ, समीकरण। यहाँ पर पहले जिंक लिखा था तो हमने यहाँ जिंक लिख दिया। फिर सिल्वर नाइट्रेट लिखा था तो हमने यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट लिख दिया। उसके बाद क्या प्रोडक्ट बन रहा था, जिंक नाइट्रेट, तो हमने यहाँ पर जिंक नाइट्रेट को लिख लिया है। उसके बाद सिल्वर बना तो सिल्वर को लिख लिया हमने। ये क्या है, सॉलिड स्टेट में है, ये हमारा क्या है, लिक्विड स्टेट में है, मतलब जलीय सॉल्यूशन में है। और ये भी सॉलिड है, और ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में है, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। इसको हम क्या है, संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम जिंक से शुरुआत कर लेते हैं। आप कहीं से भी शुरू करते हैं, कोई भी एक एलिमेंट आप उठा सकते हैं इसमें से और उसका क्या है, संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, जिंक से ले रहे हैं। देखिए लेफ्ट साइड में आपको कितना दिख रहा है, जिंक 1 दिख रहा है, ठीक है। राइट साइड में भी जिंक कितना है, 1 है, यानी कि दोनों साइड जिंक क्या है, 1 है, यानी कि दोनों साइड बराबर है, ठीक है। अब देख लेते हैं सिल्वर को हम। तो सिल्वर को देखते हैं तो क्या है,
लेफ्ट साइड में तो जो सिल्वर देखने को मिल रहा है वो कितना देखने को मिल रहा है, हमें 1 देखने को मिल रहा है, ठीक है। और राइट साइड में भी हमें जो सिल्वर देखने को मिल रहा है वो 1 देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब। उसके बाद क्या है, NO3 हमारा नाइट्रेट है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, NO3, तो NO3 क्या है, नाइट्रोजन हमारा कितना है, नाइट्रोजन हमारा यहाँ पर हमें 1 देखने को मिल रहा है, लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पर क्या है, 2 है। देखिए क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 2 लगे यानी कि इसका गुणा अंदर होगा, तो नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है। तो इसको भी यहाँ पर हमें नाइट्रोजन को 2 करना है, तो क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन को 2 करना है तो हमें यहाँ पर जो है सिल्वर के आगे 2 का गुणा करना पड़ेगा। जब इसके आगे 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो गया, 2 नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले तो सिल्वर दोनों साइड 1-1 था, अब सिल्वर भी क्या है दोनों साइड में, इधर लेफ्ट साइड में तो सिल्वर 2 हो गया, अब राइट साइड में भी सिल्वर 1 है, तो इसको क्या करना है, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, ताकि अब देखिए सिल्वर भी क्या है, इधर 2 हो गया और राइट साइड में भी हमारा सिल्वर 2 हो गया। और नाइट्रोजन भी जो है लेफ्ट साइड में 2 हो गया और राइट साइड में हमारा नाइट्रोजन 2 है ही, ठीक है। अब ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में कितना है, 2 तिहाई 6, यानी कि लेफ्ट साइड में हमारा ऑक्सीजन कितना है, 6 है। देखिए यहाँ से 2 तिहाई 6, तो 6 ऑक्सीजन है हमारे पास। और राइट साइड में देख लेते हैं, तो राइट साइड में भी क्या है, 2 तिहाई 6, यानी कि यह क्या है, ऑक्सीजन हमारे पास 6 है, यानी क्या है, दोनों साइड जो है सारे जो परमाणु हैं, जो एटॉम है वो क्या है, संतुलित है, ठीक है ना। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एल्यूमिनियम और कॉपर क्लोराइड बोल रहा है, ठीक है। तो हम इसको जो है कहाँ पर लिखें, चलिए ये तो दिया हुआ है यहाँ पर, बता देते हैं। चलिए देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, एल्यूमिनियम बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पर चलिए मैं लिख के ही बताती हूँ आपको, इसको मैं हटा देती हूँ। क्या बोल रहा है, एल्यूमिनियम, तो सबसे पहले हम एल्यूमिनियम लिखेंगे, ठीक है, सॉलिड स्टेट में। और उसके बाद कॉपर क्लोराइड है, क्या है, कॉपर क्लोराइड, तो CuCl2, ठीक है ना, क्या है, कॉपर क्लोराइड हो गया। उसके बाद क्या बन रहा है, बोला है एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है, क्या बन रहा है हमारा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है, तो AlCl3, ठीक है। उसके बाद क्या बन रहा है हमारा, कॉपर बन रहा है, ठीक है, कॉपर को लिख लिया एज इट इज़। ये भी क्या है, ये हमारा ठोस अवस्था में, और ये हमारा जलीय विलयन है, और ये भी हमारा क्या है, जलीय विलयन है, और ये हमारा ठोस तो है, यहाँ पर हमने लिख लिया है। चलिए अब देखते हैं, बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर बैलेंस करने के लिए, चलिए सबसे पहले हम कॉपर को ले लेते हैं। किसको लेते हैं, कॉपर को। तो कॉपर को लेफ्ट साइड में क्या है, कॉपर तो 1 दिख रहा है, और राइट साइड में भी हमें कॉपर 1 देखने को मिला है, यानी कि दोनों साइड क्या है, कॉपर की संख्या तो बराबर है, ठीक है। अब हम किसको देख लेते हैं, एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम क्या है, लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड में भी हमें 1 देखने को मिला है, यानी कि दोनों साइड एल्यूमिनियम भी क्या है, बराबर है। अब हम देख लेते हैं क्लोरीन को। किसको देख लेते हैं, क्लोरीन को। तो यहाँ पर क्लोरीन क्या देखने को मिल रहा है कि लेफ्ट साइड में हमारे पास क्लोरीन कितना है, 2 है, और राइट साइड में क्लोरीन हमारे पास 3 है। अब इसको क्या है, बैलेंस करना है कि इधर राइट साइड में क्लोरीन 3 है, तो हमें लेफ्ट साइड में भी क्लोरीन को क्या करना पड़ेगा, ये बराबर करना पड़ेगा। तो इधर अगर 3 तो कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर 3 का गुणा कर दें तो 3 दूना 6 हो गया, और हम इधर क्या करेंगे, इधर भी कर देंगे, तो क्या हो गया, देखिए अब लेफ्ट साइड में जो क्लोरीन था वो क्या है, कितना हो गया, 6 हो गया, और राइट साइड में जो क्लोरीन है वो भी कितना हो गया, 6 हो गया। अब क्या है, दोनों साइड में जो क्लोरीन है वो बराबर हो गया, लेकिन राइट साइड में हमारे पास एल्यूमिनियम क्या हो गया, अब 2 हो गया। तो लेफ्ट साइड में भी एल्यूमिनियम को 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 का गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या है, लेफ्ट साइड में हमारे पास कॉपर, तो कॉपर कितना है हमारे पास, 3 कॉपर दिखा रहा है, तो यहाँ पर कॉपर हमारे पास राइट साइड में सिर्फ 1 है, तो इसको भी बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से 3 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो गया, ये जो समीकरण है ये क्या हो गया, अब ये संतुलित समीकरण हो गया। 2Al, अब क्या है, 2 एल्यूमिनियम हो गया और 3 कॉपर क्लोराइड हो गया, और क्या है, 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया हमारे पास, और उसके बाद क्या है, 3 कॉपर, ये क्या आपस में बैलेंस हो गया, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये हमारा है बेरियम क्लोराइड। चलिए इसको मिटा देते हैं, यहीं पर इसको लिखते हैं, क्या है ये हमारा बेरियम क्लोराइड बोला है, ठीक ना। तो बेरियम क्लोराइड को लिख लेते हैं सबसे पहले BaCl2, ठीक है, क्या लिखेंगे, BaCl2 एक्वस सॉल्यूशन में है, प्लस पोटेशियम सल्फेट बोला है, क्या बोला है, पोटेशियम सल्फेट, यानी कि K2SO4, ये क्या हुआ हमारा, पोटेशियम सल्फेट हो गया। अब बन क्या रहा है, बेरियम सल्फेट बन रहा है, क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट। चलो ठीक है, BaSO4 लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, BaSO4, जो कि ये सॉलिड स्टेट में होता है और ये हमारा जलीय विलयन में होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर,
पोटेशियम क्लोराइड लिखा है तो हम क्या लिखेंगे KCl। क्या लिख दिए हम KCl। चलिए देख लेते हैं अब कहाँ से बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। चलिए हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पोटेशियम 2 दिया हुआ है तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या है पोटेशियम, क्या है लेफ्ट साइड में हमारे पास पोटेशियम कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है। राइट साइड में पोटेशियम क्या हुआ है 1 है, तो यहाँ पर 2 कर देते हैं इसको, तो 2 से गुना कर दिए तो क्या हो गया पोटेशियम दोनों साइड में क्या है 2-2 हो गया, बराबर हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या है हमारे पास, यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारे पास क्लोरीन 2 है। क्या है क्लोरीन 2। राइट साइड में भी हमारे पास क्या है क्लोरीन 2, यानी कि क्लोरीन भी दोनों साइड क्या हो गया बराबर है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बेरियम को। किसको देख लेते हैं बेरियम को। देखिए लेफ्ट साइड में हमारे पास जो बेरियम देके रखा है वो कितना है 1 है, और राइट साइड में बेरियम कितना है, राइट साइड में भी बेरियम क्या है 1 है, यानी कि क्या है दोनों साइड में जो बेरियम है वो क्या है बराबर है। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, अब हम देखते हैं सल्फर को। तो सल्फर जब लेफ्ट साइड में देखते हैं तो कितना है सल्फर 1 है, राइट साइड में भी हमारे पास सल्फर 1 है, यानी कि दोनों साइड में सल्फर क्या है बराबर है। और ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में कितना है 4 है, और राइट साइड में ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन हमें 4 देखने को मिल रहा है, यानी कि ये जो समीकरण है वो क्या हो गया, ये समीकरण जो है वो संतुलित है। ठीक है, अब देखिए इसका ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये 4 क्वेश्चंस, उसके उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर BaCl2 लिखा है, उसके बाद पोटेशियम सल्फेट लिखा हुआ है K2SO4, उसके बाद क्या बन रहा है हमारा बेरियम सल्फेट बन रहा है, उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये समीकरण सारे क्या है बैलेंस है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए। ये जो यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हैं उसको क्या करना है, हमें समीकरण को संतुलित करना है। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें ये जो शब्द के रूप में दिए हुए हैं उसको हमें क्या करना है फॉर्मूला के रूप में बनाना है। चलिए देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड लिखा हुआ है। क्या लिखा है पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम ब्रोमाइड लिख लेते हैं सबसे पहले। ये है हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड। उसके बाद क्या दिया हुआ है बेरियम आयोडाइड दिया हुआ है। क्या दिया है बेरियम आयोडाइड। चलिए इसको भी लिख लेते हैं BaI2। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या बना है, ये क्या है एक्वस सॉल्यूशन है। देखिए यहाँ पर भी एक्वस लिखा हुआ है तो मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, ये एक्वस सॉल्यूशन में दिया हुआ है। उसके बाद क्या है पोटेशियम आयोडाइड बन रहा है। क्या बन रहा है पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि हमारा KI बन रहा है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में है। उसके बाद क्या है हमारा बेरियम ब्रोमाइड बन रहा है। क्या बन रहा है बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। क्या बनेगा BaBr2, ये हमारा बन गया है। ये हमने क्या है अभी समीकरण के रूप में लिख लिया। अब इसे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये संतुलित है या नहीं। अगर संतुलित नहीं होगा तो क्या करेंगे, इस समीकरण को हम संतुलित करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कहाँ से संतुलित करेंगे, यहाँ I2 से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है देखिए आयोडीन, क्या लेफ्ट साइड में आयोडीन कितना है 2 दिया हुआ है, तो राइट साइड में आयोडीन कितना है 1 है, तो यहाँ पर 2 करने के लिए इसका 2 से गुना कर देंगे। तो जब 2 से गुना करेंगे तो अब लेफ्ट साइड में आयोडीन 2 हो गया और राइट साइड में भी आयोडीन 2 हो गया। लेकिन राइट साइड में हमारे पास पोटेशियम 2 हो गया है और लेफ्ट साइड में हमारे पास पोटेशियम कितना है 1 ही है। तो लेफ्ट साइड में भी हमें पोटेशियम को 2 करना है, तो क्या करेंगे 2 से यहाँ पर भी गुना कर देंगे। तो हमने 2 से यहाँ पर गुना कर दिए। अब क्या है यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में जो हमारा ब्रोमीन है वो कितना है 2 दिया हुआ है। अब राइट साइड में देख लेते हैं ब्रोमीन कितना दिया है। राइट साइड में हम देख रहे हैं ब्रोमीन भी 2 है, यानी कि क्या है दोनों साइड में ब्रोमीन भी बराबर है। ठीक, अब बेरियम को देख लेते हैं। क्या है बेरियम, लेफ्ट साइड में हमारा बेरियम 1 ही दिया हुआ है। अब राइट साइड में क्या है, राइट साइड में भी बेरियम हमारा 1 ही दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये भी क्या है संतुलित हो गया। ये जो समीकरण है अब ये क्या है, ये पूरी तरह से संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब हमें बताना क्या है कि ये समीकरण जो है ये इसमें क्या बोला है अभिक्रिया का प्रकार बताइए बोला है। क्या बोला है अभिक्रिया का प्रकार बताना है। ये देखिए ये क्या हमारा सॉलिड स्टेट में है, ये हमारा ठोस अवस्था में क्या है ठोस अवस्था में है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताना है, सबसे पहले हमारे पास क्या था पोटेशियम ब्रोमाइड था, तो पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड था। जब इसमें आपस में क्रिया किया तो क्या बना गया पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया है देखो आयनों का क्या हुआ आपस में आदान प्रदान हुआ है। आयनों का क्या हुआ है आपस में आदान प्रदान। पोटेशियम क्या हो गया इधर चला गया और जो बेरियम है वो इधर आ गया। तो हमने बताया था आपको जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है उसका डेफिनेशन क्या था,
आयनों का आदान ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का क्या होता है, आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। आयन आपस में क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये जो आपको समीकरण दिख रहा है वो क्या है, ये समीकरण हमें जो है आयनों का क्या है, हमें एक्सचेंज देखने को मिल रहा है। तो ये जो समीकरण है वो क्या हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का ये समीकरण है। ठीक है, तो ये समीकरण को आपको लिखना है और ये बताना है कि ये क्या है, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, जिंक कार्बोनेट बोला है। क्या बोला है, जिंक कार्बोनेट। चलिए लिख लेते हैं ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। ये ठोस अवस्था में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, हमने ठोस अवस्था S, चलिए लिख लेते हैं। उसके बाद क्या बना है, उसके बाद बन रहा है वाला जिंक ऑक्साइड। क्या बन रहा है, जिंक ऑक्साइड बन रहा है। चलिए जिंक ऑक्साइड लिख लेते हैं। ये जो है कौन सी अवस्था में, यहाँ पर भी दिया है, ये ठोस अवस्था में है। ठीक है, उसके बाद क्या बना हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैसीय अवस्था में है। तो देखिए हमने क्या किया है, इस जो शब्द में जो लिखा हुआ है उसको हमने समीकरण के रूप में तो लिख लिया। अब हमें देखना है सबसे पहले इसको संतुलित करना है। क्या करना है हमें, सबसे पहले इसे संतुलित करना है। तो चलिए सबसे पहले हम जिंक से ही शुरू कर लेते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में जिंक 1 है, राइट साइड में भी आपको जिंक 1 देखने को मिल रहा है, यानी कि दोनों साइड जिंक क्या है, 1 है, यानी कि बराबर है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कार्बन को। लेफ्ट साइड में हमारे पास कार्बन 1 देखने को मिल रहा है और राइट साइड में भी हमें कार्बन 1 देखने को मिल रहा है, यानी कि क्या है, दोनों साइड कार्बन की संख्या भी क्या है, कार्बन परमाणु की जो संख्या है वो 1 है, यानी कि बराबर है। अब हम देख लेते हैं ये क्या है, हमारा ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में कितना है, 3 देखने को मिल रहा है। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में कितना देखने को मिल रहा है, 3 देखने को मिल रहा है। अब राइट साइड में देख लेते हैं, यहाँ पर जो है राइट साइड में ऑक्सीजन 2 है और एक यहाँ पर है, तो राइट साइड में भी ऑक्सीजन कितना है, 3 है। तो ये जो समीकरण है वो क्या है, संतुलित है। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, ये क्या है, पहले से ही ये समीकरण क्या है, संतुलित है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ये जो एग्जाम्पल, ये जो समीकरण लिखा हुआ है वो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है। ठीक है, तो हमने आपको ये बताया था, जब भी कोई एक यहाँ पर क्या है, अभिकारक कितना है, 1 दिख रहा है। तो एक अभिकारक से जब 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनता है, क्या बनता है, एक अभिकारक हो और उससे 2 या 2 से अधिक उत्पाद, यानी कि 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनता है, तब क्या होता है, तब उसे हम अपघटन या वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये जो हमारा है वो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का क्या है, एग्जाम्पल है। ये कैसे पता चला, इसका क्योंकि देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, वियोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन क्या होता है, उसमें ये होता है कि अभिकारकों की संख्या क्या होती है, 1 होती है। जब एक अभिकारक जो है वो टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया बोल देते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है हमको वैसे ही, तो इसीलिए क्या है, ये वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन। क्या देखने को मिल रहा है हमें, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देती हूँ, मैं यहीं पे लिख लेती हूँ हाइड्रोजन को। इधर देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन लिखा है, चलिए इसको यहाँ पर लिख लेती हूँ। हाइड्रोजन है H, ये गैसीय अवस्था में है। क्या है, गैसीय अवस्था में है। ठीक ना, और यहाँ पर क्या दिए हुए है, क्लोरीन। तो क्लोरीन को भी लिख लेते हैं Cl2। ठीक, ये क्या है, ये ठोस अवस्था में, या क्लोरीन कौन सी अवस्था में दिया है, क्लोरीन भी गैसीय अवस्था में ही है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ठीक, तो जब ये क्या हो रहा है, देखिए जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बना रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। क्या बना रहा है, HCl बना रहा है। ठीक ना, HCl बना रहा है। क्या बना रहा है, HCl। चलो गैसीय अवस्था को छोड़ कर भी ऐसे लिख लेते हैं। ये हमारा हाइड्रोजन गैस है और ये हमारा क्लोरीन गैस है। जब हाइड्रोजन गैस क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ठीक ना, क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते हैं। तो इसे हमें बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखिए लेफ्ट साइड में हमें हाइड्रोजन 2 देखने को मिल रहा है और यहाँ पर 1 ही है, और राइट साइड में भी क्या है, राइट साइड में हमें क्लोरीन 1 देखने को मिल रहा है और हाइड्रोजन हमारे, और क्लोरीन क्या है, लेफ्ट साइड में 2 है। तो क्या लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों कितने हैं, 2 है, और राइट साइड में दोनों क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की संख्या 1 है। तो हम यहाँ पर क्या है, 2 का गुणा कर देंगे तो अब क्या हो गया, हाइड्रोजन भी राइट साइड में 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। तो ये जो समीकरण है वो क्या हो गया, ये समीकरण जो है वो संतुलित हो गया है। अब ये समीकरण तो संतुलित हो गया, अब ये कौन से अभिक्रिया का प्रकार है हमें ये बताना है। क्या बताना है हमें,
ये अभिक्रिया के कौन सा प्रकार है उसको बताना है। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें सारी अभिक्रियाओं के बारे में पता होना चाहिए, उसके डेफिनेशंस क्या होते हैं उसको पता होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है कि जब दो अभिकारक, यहाँ दिख रहे हैं ना, एक या एक से अधिक है यहाँ पर, तो दो या दो से अधिक अभिकारक जब आपस में क्रिया करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं, सिंगल उत्पाद बनाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम संयोजन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन का मतलब क्या होता है, दो अभिकारक आपस में जुड़ जाते हैं और एक उत्पाद बनाते हैं। क्या होते हैं, दो अभिकारक जुड़ते हैं। देखिए यहाँ पर दो अभिकारक जुड़ रहे हैं और एक उत्पाद बना रहे हैं, ठीक ना, दो जुड़ के क्या बना रहे हैं, एक बना रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या बोल रहा है वो। इसको मैं मिटा देती हूँ, यहाँ पे ही लिखूंगी। यहाँ पर देखिए ये सब लिखा हुआ है, इसके आंसर, ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके आंसर आपको यहाँ पर नीचे देखने को भी मिल रहा है। ठीक है, मैं बस आपको अच्छे से और लिख के एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम दिया हुआ है। क्या दिया है, मैग्नीशियम। तो चलिए हम मैग्नीशियम लिख रहे हैं। मैग्नीशियम जो है ठोस अवस्था में दिख रहा है। और क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिख रहा है, यानी कि HCl। क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम दिख रहा है और HCl दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या बन रहा है, यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है। क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है। उसके बाद ये एक्वस सॉल्यूशन में है, ठीक ना। और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। क्या है, हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखिए इसमें समीकरण को संतुलित करने के लिए हम एक ऐसे परमाणु को चुनते हैं जिसमें जो है परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन में परमाणु की संख्या अधिक दिख रही है ना, यहाँ पर 2 है, बाकी सब में एक दिख रहा है। हाइड्रोजन भी 2 दिख रहा है, तो हाइड्रोजन से भी शुरू कर सकते हैं और क्लोरीन से भी। ठीक है, तो हम चलिए क्लोरीन से ही देख लेते हैं। तो राइट साइड में हमारे पास क्या है, क्लोरीन राइट साइड में हमारे पास 2 है। अब लेफ्ट साइड में क्या है, क्लोरीन हमारे पास 1 है। तो हमें 2 करना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 का गुणा कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट साइड में भी क्लोरीन 2 हो गया और राइट साइड में भी क्लोरीन 2 हो गया। ठीक है ना। अब हम हाइड्रोजन को देख लेते हैं। तो राइट साइड में हमारे पास हाइड्रोजन 2 है और लेफ्ट साइड में भी है हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों क्या हो गया, अब दोनों साइड बराबर हैं। ठीक है, अब बचा क्या, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम 1 देखने को मिल रहा है। कितना है, 1 है। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है और राइट साइड में भी यहाँ पर मैग्नीशियम 1 देखने को मिल रहा है। मतलब ये जो समीकरण है वो क्या है, वो संतुलित है। समीकरण क्या है, ये जो समीकरण है वो संतुलित समीकरण है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। अब हमने ये क्या है, समीकरण को तो जो है संतुलित कर लिया। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ये क्या है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर मैग्नीशियम लिखा हुआ है। ठीक ना, ये क्या है हमारा, ये हमारा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। देखो मैग्नीशियम क्या कर रहा है, मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन को उसके स्थान से हटा दे रहा है। दिख रहा है ना, यहाँ पर मैग्नीशियम आ जा रहा है, तभी तो MgCl2 बना। मैग्नीशियम क्या कर रहा है, मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन गैस को क्या है, हाइड्रोजन को हटा दे रहा है। तो ये क्या है, मैग्नीशियम ने जब हाइड्रोजन को हटाया तो क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। देखिए ऐसा किसमें होता है, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में आपने सुना होगा। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देते हैं तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, ये मैग्नीशियम क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है, तभी तो मैग्नीशियम ने क्या है, हाइड्रोजन को उसके स्थान से क्या है, हटा दिया। ठीक है ना। तो क्या हो गया यहाँ पर, जब मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को उसके स्थान से हटा दिया, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब क्या है, उसे हटा दिया, हाइड्रोजन को क्या कर दिया, उसके स्थान से हटा दिया। ठीक ना। तो इसे क्या बोलते हैं हम, ये हमारा कौन सा रिएक्शन हो गया, ये हमारा है विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ के चारों क्वेश्चंस के बारे में हमने आपको डिटेल से बता दिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। देखिए क्या बोल रहे हैं, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। देखिए सबसे पहले तो देखिए ऊष्माक्षेपी, तो ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
बनने के लिए क्या हमें क्या वो करना पड़ता है, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो जब उत्पाद बनता है ना, अभिकारक से क्या है, जब एक प्रोडक्ट बनता है, जब उत्पाद बनता है तो उत्पाद के साथ साथ बहुत सारी ऊर्जा बाहर निकलती है ऊष्मा के रूप में। क्या निकलती है, बहुत सारी ऊष्मा निकलती है ऊर्जा के रूप में, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोल देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, यानी जब अभिक्रिया होती है तब क्या अभिकारक से क्या बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है, तो उस प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट बाहर निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, तो उसे ही हम क्या है ऊष्माक्षेपी बोल देते हैं। ऊष्माक्षेपी का सीधा सीधा मतलब क्या है, जब कोई अभिक्रिया हुई, उत्पाद बना, तो उत्पाद के साथ क्या निकलता है, हमारा ऊष्मा भी बाहर निकलती है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे ही ऊष्माशोषी होता है। तो ऊष्माशोषी क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में क्या है, हमें क्या देना पड़ता है, हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है, हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, जिससे अभिक्रिया संपन्न होती है और उत्पाद का क्या है, निर्माण होता है। इसमें क्या हो रहा था, इसमें तो उत्पाद के साथ जो है क्या हो रहा था, ऊष्मा निकल रही थी बाहर। अब ऊष्माशोषी में हमें क्या करना होता है, ऊष्माशोषी में ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है, ऊष्मा का क्या है, एब्जॉर्ब करते हैं वो, ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए ऊष्मा, सबसे पहले अब समझ गए होंगे कि ऊष्माक्षेपी का क्या मतलब। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है कि अभिक्रिया के साथ जब उत्पाद बनता है तो क्या होता है, उस उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा बाहर निकलती है, और ऊष्माशोषी में क्या है, ऊष्मा देनी पड़ती है। अभिक्रिया को कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऊष्मा देनी पड़ती है, ऊर्जा देनी पड़ती है, तब जाके क्या है, अभिक्रिया होती है। ठीक है ना, इतना तो समझ गए। चलिए अब ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कार्बन लिखा हुआ है और एक ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, दहन हो रहा है। जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, जलते हैं, दहन होता है इसका, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक उत्पाद बना और साथ साथ क्या निकला, हीट निकला, ऊष्मा निकली। ऊष्मा को हम इस ट्रायंगल के रूप में दिखाते हैं, या तो उसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊर्जा के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक ना, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में क्या है, जल रहे हैं, आपस में रिएक्ट किए, तो दहन अभिक्रिया हुई। जब दहन अभिक्रिया हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकली बाहर, और साथ साथ क्या, ऊष्मा भी ऊर्जा के रूप में बाहर निकला। ठीक है, इसीलिए इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोल देते हैं। और ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का क्या है, एग्जाम्पल देखने को मिल गया। देखिए अब ऊष्माशोषी का एग्जाम्पल क्या दिखा रहा है, देखिए ऊष्माशोषी क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक अभिकारक है। क्या है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या ऊष्मा दी। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये क्या है, ऊष्मा का सिंबल होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने ऊष्मा दी तो क्या हुआ, तब ये जो है, जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी तब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है टूट गया। क्या हो गया, टूट गया, अपने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा तो क्या बना, एक तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बना, जिसे हम बुझा हुआ चूना बोल देते हैं, और एक हमारा बना कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना है। ठीक है, क्या बना, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड बना, और एक हमारा बना है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अभिक्रिया को कराने के लिए हमने ऊष्मा दी थी, इसको ऊष्मा दी, इसीलिए ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। और साथ साथ एक चीज़ को और ध्यान रखिएगा आप लोग, देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपको हमेशा संयोजन अभिक्रिया में देखने को मिलेगा, यानी कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है ना, उसमें ही आपको हमेशा ऊष्माक्षेपी रिएक्शन देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए, दो अभिकारक आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। दो अभिकारक मिलकर क्या है, एक उत्पाद बना रहे। तो ये क्या होता था, ये तो संयोजन अभिक्रिया में भी तो ऐसा होता था ना कि दो अभिकारक मिले और एक उत्पाद बना दिया, सिंगल उत्पाद। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। तो ऊष्माक्षेपी कब होगा, जहाँ जहाँ आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगा, संयोजन अभिक्रिया देखने को मिलेगी, वहाँ पर आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी देखने को मिलेगी। वैसे ही यहाँ पर क्या है, देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया है, इसमें आपको क्या होता है, जहाँ जहाँ आपको जो है वियोजन अभिक्रिया यानी कि अपघटन अभिक्रिया होगी, वहाँ वहाँ पर आपको ऊष्माशोषी अभिक्रिया देखने को मिलेगी। देखिए वियोजन अभिक्रिया में क्या होता था, एक अभिकारक होता था जिसे हम ऊष्मा देकर क्या करते थे, उसका ब्रेकडाउन हो जाता था। जब हम उसको हीट देते थे तो वो जो है बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता था और उत्पाद बना लेता था।
तो ये क्या है, ये वियोजन जहाँ वियोजन अभिक्रिया होगी वहाँ पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी ही। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख लेते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो श्वसन होता है तो श्वसन को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों बोल देते हैं? तो क्या यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखते हैं। चलिए, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दो कारणों से कहा जाता है। ठीक है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किन कारण, दो कारण है हमारे पास जिसकी वजह से हम श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। पहला देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना लेता है। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना लेता है। जो ग्लूकोज, देखिए यहाँ पर रिएक्शन लिखा हुआ है, ये क्या है, जो ग्लूकोज, जैसे हम भोजन करते हैं ना, हम भोजन करते हैं चावल दाल रोटी सब्जी, तो जब भोजन करते हैं इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज का ही रूप होता है ना। तो जो ग्लूकोज को जब हम क्या भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और हम जो है सांस लेते हैं, क्या है, जो ऑक्सीजन लेते हैं ना सांस, तो उससे क्या है, जो ग्लूकोज होता है वो और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या होता है, ब्रेक डाउन कर लेता है। क्या करता है, ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से मिलकर क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर लेता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और साथ ही साथ बहुत सारी ऊष्मा निकालती है। क्या होती है, बहुत सारी ऊष्मा बनाती है। क्या बनाती है, बहुत सारी ऊष्मा, जो कि एटीपी के रूप में होती है। और इसी ऊष्मा को क्या करते हैं, हम अपने डेली लाइफ के जो काम है उसमें लाते हैं। ठीक है, हमारे पास काम करने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है, तो जब हम भोजन करते हैं और जो श्वास लेते हैं, तो जब ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बना लेता है, पानी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और साथ साथ ऊष्मा बनाता है, जो कि ऊर्जा के रूप में होती है। और यही ऊर्जा होती है जिससे हम आगे काम करते हैं, अपने डेली लाइफ की जो भी वर्क होते हैं उसे हम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी क्या है, ऊष्मा बाहर निकल रही है। देखिए इस रिएक्शन में आपको देखने को मिल रहा है ऊष्मा क्या है, बाहर निकल रही है। तो जब भी ऊष्मा बाहर निकलती है तो उसे हम ऊष्माक्षेपी रिएक्शन बोल देते हैं। इसीलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा क्या लिखा है, इस अभिक्रिया में ऊष्मा जो है ऊर्जा निर्मुक्त होती है। देखिए यही बताया है कि क्या है, ऊष्मा जो है ऊर्जा के रूप में क्या है, बाहर निकल रही है। और अभिक्रिया इस प्रकार से है, यह अभिक्रिया को भी दिखाया हुआ है। ठीक है, तो श्वसन को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि क्या करते हैं, इस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है। जिस भी अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह देते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को और ज़्यादा लंबा ना करते हुए बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको हम कल देखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चंस के PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।